हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल राव क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूनिट टू के 60 क्वेश्चंस जो कि एचएम, टीजीटी, पीजीटी, वीपी और प्रिंसिपल एलडीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहां से फायदे दो मिलते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने के। द वेरी फर्स्ट इज एक बहुत अच्छा आइडिया जो है आप लोगों को मिल जाता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीबीएसई अपने इन यूनिट्स में पूछ रहा है। जैसे कि यूनिट टू कौन सी है आपकी, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जिसमें आपकी सारी लर्निंग थ्योरीज आती है, आपका आईसीटी आता है, आपका ईसीसी हो गया, एफएलएन हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हो गया, आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गई। तो ये सारा मिला के यूनिट टू में आता है और पीआरटी में 15 नंबर की आनी है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ये यूनिट निभाती है। तो एक आइडिया जो है आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा कि भाई इस यूनिट से इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीबीएसई पूछ रहा है, क्योंकि अलग अलग 5 एग्जाम्स में ये जो है क्वेश्चंस आए हैं, जो आज हम 60 क्वेश्चंस इन टोटल करने वाले हैं। दूसरा, अभी तक 4 पेपर हुए हैं टीजीटी के। उन चारों पेपर में ये भी देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं। कहां से? इन्हीं एलडीसी एग्जामिनेशन से, आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम में। अभी तो टीजीटी के 4 पेपर हुए हैं, आगे भी होंगे और ये पैटर्न चलता रहेगा। मान के चलो इन टोटल हम इन पूरी यूनिट्स को जब कवर करते हैं तो 200 से 250 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। अगर बेटा इसका 2% यानी कि 4 से 5 क्वेश्चंस भी सेम आपके एग्जाम में आ जाए तो भैया और क्या चाहिए हमें। ये तो आ ही जाएंगे सेम, उसके बाद हमें एक आइडिया भी तो बहुत अच्छा मिल रहा है कि भैया यहां से इस यूनिट से इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें पूरे को, जो ये सीरीज में चला रहा हूं आप लोगों के लिए, 5 वीडियो की सीरीज रहने वाली है यूनिट वाइज, इसको सबको कंप्लीट कर लेना। जिसने यूनिट 1 नहीं देखी है, यूनिट 1 के हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, यानी कि जो ये 60 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज डिस्कस, इनकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पर ये पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट अपीयर्स बिटवीन। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक चिंतन की अवस्था किसके बीच प्रकट होती है? अगर आपने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ी है तो सबसे पहली चीज हम उसमें 4 स्टेजेस पढ़ते हैं। उन 4 स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज आती है 0 से 2 साल, जिसको आप सेंसरी मोटर के नाम से जानते हैं। दूसरी स्टेज आती है 2 से 7 साल, जिसको आप प्री ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तीसरी है 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और चौथी जो आती है वो 11 से 14, दैट इज फॉर्मल। तो यहां पे क्या पूछा है? कंक्रीट पूछा है, यानी कि 7 से 11, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अच्छा, मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, लिमिटेड एक्सप्लेनेशन करूंगा फटाफट, ताकि हम 60 क्वेश्चंस विद इन 1 आवर कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस इन ऑर्डर टू डेवलप पॉजिटिव सेल्फ स्टीम अमंग स्टूडेंट्स? टीचर जो है बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहता है पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, तो इनमें से सबसे कम जो है कौन सी चीज महत्वपूर्ण रहने वाली है? 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है 4 ऑप्शंस के साथ, तो उनमें से सबसे कम आपको बतानी है। द वेरी फर्स्ट इज गोल्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी अचीवेबल एंड रिलेवेंट। अच्छी चीज है भाई। सकारात्मक जीवन के अनुभव पर जोर देना, अच्छी चीज है। उसके बाद अधिक सुरक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग ओवर प्रोटेक्शन, इसको मैं थोड़ा गलत मानूंगा इन दोनों स्टेटमेंट्स के कंपैरिजन में। थर्ड आता है आपका स्टैब्लिशिंग अ ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन, ये भी अच्छी चीज है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बेटा इस क्वेश्चन में आप बिना क्वेश्चन को पढ़े भी आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो एक तरीका आपको आना चाहिए, उसको हम एलिमिनेशन मेथड या ओड वन आउट के नाम से जानते हैं। अगर आप चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं तो आप चारों ऑप्शंस में पाएंगे कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सेम कैटेगरी में लाया करते हैं, है ना। ये तीनों जो है पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा दर्शा रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड कर रहा है, तो ये ऑड वन आउट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया इन चारों ऑप्शंस में अलग से। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू पूछा है अबाउट स्कूल टाइम टेबल। स्कूल टाइम टेबल में इनमें से कौन सी सही बात नहीं है? द वेरी फर्स्ट इज इट एनहांसेस इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन अमंग टीचर्स। बिल्कुल बहुत सही है भाई। टीचर के बिना इंटरेस्ट से, जैसे कि हम प्राइमरी की बात करते हैं, मैं यहां पे स्पेशली प्राइमरी की कर रहा हूं क्योंकि हम प्राइमरी का एग्जाम देने वाले हैं। प्राइमरी में अगर टीचर्स को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है आप सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करा दें अपने टाइम टेबल में, तो उसका मोटिवेशन लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, एनहांस होगा। दूसरा आता है इट हेल्प्स रिड्यूस रिजिडिटी। ये थोड़ा मैं इसको नहीं मानूंगा। इट प्रोवाइड्स बैलेंस मोटिवेशन, बैलेंस इंपॉर्टेंस टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात है।
स्टूडेंट्स को भी इंपॉर्टेंस देता है ये और टीचर्स को भी इंपॉर्टेंस देता है, उसका बैलेंस बना के रखता है। इट हेल्प्स डेवलप रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन वैल्यूज एंड आइडियाज। सही, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ये कोई रिजिडिटी को रिड्यूस करने में एज सच हेल्प नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनिट। इनमें से कौन सी इकाई की विशेषता नहीं है? आपने 3 तरह के प्लान्स पढ़े हैं। द वेरी फर्स्ट इज ईयरली प्लान, सेकंड आपका होता है यूनिट प्लान और थर्ड आपका होता है लेसन प्लान। तो इनमें से यूनिट की यहां पे बात की गई है कि इनमें से उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। अ होल एंड कंप्लीट सब डिवीजन। भाई सब डिवीजन कहां होता है? यूनिट प्लान में होता है। जहां पे भी आप सब डिवीजन की बात करेंगे तो यूनिट प्लान की बात है, तो भैया ये तो सही है। मटेरियल केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, आगे सही बात है। अपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके, जो आप टीएलओस करते हो, तो बिल्कुल सही है। आपको यूनिट में जो आपको टीएलओस टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स अचीव करने हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइकली टीचिंग एड्स। जो आप टीचिंग एड्स यूज करने वाले हो उसका फुल डिस्क्रिप्शन नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये आप लेसन प्लान में प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, चाहे डी पढ़ो भी मत। वैसे पढ़ना चाहिए, क्या पता दोनों में फिर आपको बेस्ट चूज करना हो। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर टी जो है वो भी आपका यूनिट का ही एक हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा मैं थोड़ा फास्ट ही चलूंगा ताकि आपको ऊपर ऊपर की एक्सप्लेनेशन दे दूंगा और आंसर्स जो है आपको, अच्छा ये जो आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं दे आर ऑफिशियल, दे एज पर द ऑफिशियल आंसर की जो कि सीबीएसई ने प्रोवाइड की है हमारे एलडीसी एग्जाम में। ओके, अ टीचर गिव्स सेवरल एग्जांपल्स एंड देन ड्राइव्स द रूल फॉर एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट और कॉम्पिटेंसी शी और ही वुड बी यूजिंग। एक शिक्षिका कई उदाहरण देती है, उसके बाद फिर एक अवधारणा जो है उसकी व्याख्यान करती है, उसके नियम निकालती है उसमें से, तो क्या यूज कर रही है वो, किसका प्रयोग कर रही है? बेटा इंडक्टिव अप्रोच का, इंडक्टिव मेथड। जहां पे आपने एग्जांपल्स दे दिए और उससे पढ़ाई स्टार्ट की, तो आप क्या यूज कर रहे हो? आप इंडक्टिव अप्रोच यूज कर रहे हो। अगर डायरेक्ट आप रूल्स बता देंगे या डायरेक्ट फॉर्मूलाज बता देंगे तो आप क्या यूज करेंगे? डिडक्टिव अप्रोच। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। A teacher must have mastery over his or subject in order to। एक शिक्षक को अपने विषय में निपुणता होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके, वो अपनी टीचिंग लर्निंग जो है उसको इफेक्टिव बना सके और ज्यादा पॉपुलर हो सके या स्टूडेंट इंप्रेस कर सके। तो भैया सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे। टीचर पॉपुलर होने थोड़ी जा रहा है स्कूल में, या टीचर इंप्रेस करने थोड़ी जा रहा है स्टूडेंट्स को। बेटा मोटिवेशन अच्छी चीज है कि आप स्टूडेंट्स को करते हो, लेकिन यहां पे मास्टरी ओवर इस सब्जेक्ट पूछा गया है, तो उसमें अगर वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव करे तो बात बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। व्हाट शुड बी द बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ अ गुड डिस्कशन इन द क्लासरूम। कक्षा में अच्छी चर्चा के मूल निर्धारक क्या होने चाहिए? मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर, बिल्कुल अच्छी चीज है, तो हो सकती है, लेकिन यहां पे सिर्फ टीचर आ गया, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। गुड टीचिंग स्किल्स, फिर टीचिंग आ गई, यानी कि फिर से टीचर आ गया। आपको गुड डिस्कशन करना है, गुड डिस्कशन के लिए क्या चाहिए? आपको टीचर भी चाहिए, स्टूडेंट भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए ना, तभी तो एक अच्छा डिस्कशन हो पाएगा क्लास में। डिसिप्लिन, जहां डिसिप्लिन आ जाए उसको तुरंत काट दो, डिसिप्लिन की बात कहीं नहीं होती है। यूनिटी ऑफ द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट, पर्पस एंड इंटरेस्ट ऑफ द क्लास। अब क्लास में टीचर और स्टूडेंट दोनों आते हैं, जब दोनों के पर्पस और इंटरेस्ट की बात होगी तभी तो एक अच्छा जो है डिस्कशन हो पाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ आई किस तरीके से आंसर करने? क्वेश्चन नंबर 8, अ गुड हेड टीचर यानी कि हेड मास्टर जो होता है प्राइमरी में, इज वन हु, एक अच्छा प्रधान शिक्षक वह है जो क्या होता है? वो बेटा जो फ्लेक्सिबिलिटी यूज करता है, फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज करता है अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगर आप बाकी पढ़ेंगे, देखो डिसिप्लिन फिर से आ गया, कट गया, अलाउ नहीं कर सकते आप फ्रीडम, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको चलना पड़ेगा, ये भी कट गया, या अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अप्लाई स्ट्रिक्टली, फिर से नेगेटिव वर्ड आ गया, तो ये 3 तो हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी चाहिए एचएम को, एक एडमिनिस्ट्रेटर को, तभी वो अच्छे से काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोर्स डिलीवरी इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच पूछी है यहां पे, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं पूछी है। इनमें से कौन सी नहीं है? लेक्चर मेथड, बिल्कुल जी। उसके बाद एक्टिविटी लर्निंग, नहीं, एक्टिविटी लर्निंग अगर आप कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर तो तो स्टूडेंट सेंटर्ड होगी। उसके बाद आते हैं नो यूनिट प्लानिंग और नो यूनिट टेस्ट, ये तो टीचर सेंटर्ड में ही आ गया ना। उसके बाद असाइनमेंट्स एंड एग्जामिनेशन फॉर सबमिटिव पर्पस, ये भी टीचर सेंटर्ड में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जहां भी आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं तो दैट शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड। ओके, वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10,
द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच इज, अब आ गया लर्निंग सेंटर्ड। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे टीचर सेंटर्ड, अब आ गई लर्निंग सेंटर्ड। लर्निंग सेंटर्ड क्या होगी, जहां पे स्टूडेंट सेंटर्ड की बात की गई है। तो इनमें से कौन सा होगा? डेवलपमेंटल करिकुलम ना जी, प्ले एंड जॉयफुल मेथड अच्छी चीज है, अच्छी बात है। लर्नर एज कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, ऑप्शन नंबर सी, बिना देखे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आ गई, बच्चा खुद करके सीख रहा है। जो लर्नर है वो क्या कर रहा है, वो अपनी नॉलेज जो है खुद कंस्ट्रक्ट करके सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? पार्टिसिपेशन, इंक्रीजिंग कमिटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू द एक्टिविटी, सही बात है। एब्सेंस ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच टू वर्क इज नॉट पूछा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, बाकी वैरायटी ऑफ आइडियाज आते हैं, वाइड रेंज आती है जब भी आप ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं। जब आप बात करेंगे एब्सेंस ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच की, तो दैट विल बी द आंसर, जो कि ग्रुप लर्निंग में पूछा है कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज आस्किंग which of the following tools is not useful for qualitative analysis of data। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डेटा के गुणात्मक विश्लेषण के लिए उपयोगी नहीं है? इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा की बात की गई है, तो इंटरव्यू अच्छी चीज है, फोकस ग्रुप लर्निंग ठीक है, डिस्कशन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई, सर्वे इज द राइट आंसर। जब भी आप डाटा क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे तो जो सर्वे होता है दैट इज नॉट यूजफुल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी का इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है? ये है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये स्टेप नहीं होता है जब आप केस स्टडी की बात करते हो। क्वेश्चन नंबर 14, बेटा जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे को आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है इस टाइम पे। ये 60 क्वेश्चन फटाफट आपको करा दूं, यही मेरा यहां पे मेन जो है ऑब्जेक्टिव है इस टाइम का। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। 4 आ गया, ठीक है ना, 4 आ गया, फॉर्मेटिव लर्निंग की बात की गई है क्योंकि 4 आ गया, इससे ध्यान रखना है। प्रोविजन फॉर इफेक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स, 14 का आंसर करना है, कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। यहां पे ये तो होगा। रिकॉग्नाइजेशन दैट एनहांस मोटिवेशन, सही बात है। इवेल्युएटिंग नेचर, नहीं जी ये नहीं होगा। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन देयर ऑन लर्निंग, ये भी होगा। तो ये तो आप ऑड वन आउट कर सकते हो। ये तीनों जो हैं बच्चे के फेवर की बात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है, ये इवेल्युएशन की बात कर रहा है, रिजल्ट की बात कर रहा है, एग्जाम की बात कर रहा है, नंबर्स की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, which is asking which of the following could be used to reduce achievement differences among students। निम्नलिखित में से किसका उपयोग छात्रों के बीच उपलब्धि के अंतर को कम करने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन पढ़िए बेटा और आंसर कीजिए। एनहांसिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन द स्कूल, हाई एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद रिवॉर्ड्स, लिमिटिंग स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी इन चूजिंग एक्टिविटीज, या यूजिंग वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी, ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है। फिर से 3 नेगेटिविटी को दर्शा रहे हैं, 1 पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है, ऑड वन आउट हो गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। An unhappy incident occurs in a class. The teacher should find solution by what? एक कक्षा में एक दुखद घटना घटी, XYZ कुछ भी हो गया ऐसा, शिक्षक को डैश द्वारा समाधान खोजना चाहिए। By discussing the matter in his family, ना जी ना, फैमिली को ले जाऊंगे सीधे, हो ही नहीं सकती है, गलत काम हो गया आपका। ठीक है, डिस्कसिंग द मैटर टू द कलीग्स, गलत। डिस्कसिंग द मैटर टू द प्रिंसिपल, गलत। डिस्कसिंग द मैटर इन द क्लासरूम ओनली, वेरी गुड। ओके, आपने क्या किया, एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन जो है, एक आदर्शवादी सिचुएशन जो है उसको ऑप्ट किया और उस चीज को क्लासरूम के अंदर ही सोल्व कर लिया, वॉट एवर इट इज। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एज अ टीचर यू शुड डू दैट। क्वेश्चन नंबर 17, ये मैं एचएम के पेपर में गलत करके आया हूं, और अगर अच्छा आप आंसर करो इसका, मैं देखना चाहूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो क्या आंसर है आपका इसका। In transdisciplinary type of integration, the role of teacher happens to her that of a trans interdisciplinary प्रकार के एकीकरण में शिक्षक की भूमिका उसके लिए एक डैश की होती है। देखो, जहां भी रोल ऑफ टीचर आता है हम आंख बंद करके ना फैसिलिटेटर लगा देते हैं। मैंने भी यही लगाया, एनसीएफ में भी हमें यही पढ़ाया गया है ना। एनसीएफ 2005 की बात करें, चीख चीख के कहता है फैसिलिटेटर फैसिलिटेटर। एनईपी
2020 की बात करें, वहां भी हमें बताया गया टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, बट इसका आंसर जो इन लोगों ने दिया है दैट इज को लर्नर। अब ये कहां से दिया है, कैसे दिया है, आई डोंट नो, बट यस को लर्नर भी होता है टीचर, नो डाउट। लेकिन हम सबसे बेस्ट अगर ऑप्शन देखें तो मेरे हिसाब से इट शुड बी फैसिलिटेटर, बट एज पर द ऑफिशियल आंसर की उन लोगों ने इसका आंसर को लर्नर दिया हुआ है। ठीक है जी। 17th का बी हो गया। 18th पे आते हैं, विच वन मे नॉट बी कंसिडर एज अ बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेटिंग लर्निंग। किसे संयोगात्मक अधिगम का लाभ नहीं माना जा सकता है इन चारों ऑप्शंस में से। ग्रुप ओरिएंटेशन रिवॉर्ड सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिवॉर्ड सिस्टम आ गया, सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है, मोर अपॉर्चुनिटीज देती है जब भी आप कोलैबोरेटिंग लर्निंग करते हो। एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आती है यहाँ पे कि भाई एक का इंडिविजुअल डिफरेंस अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है। उसके बाद एनहेंस करता है ओनरशिप को, बट यस ऑप्शन नंबर ए ये ओरिएंट नहीं करता है रिवॉर्ड सिस्टम को। ओके, ऑप्शन नंबर A will be the right answer of question number 18th. Question number 19th. A textbook is not much useful in, एक पाठ्य पुस्तक डैश में अधिक उपयोगी नहीं है। बताओ किस में नहीं होगी। मेंटेनिंग द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कंटेंट मेथड, सही बात है जी, ये तो होना चाहिए। मास्टरिंग ऑफ द कंटेंट मैटर, प्रमोटिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर स्टूडेंट इवेल्युएशन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19th। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीटी टूल्स डज नॉट इंक्लूड, आईसीटी उपकरणों के व्यापक वर्गीकरण में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? जब आईसीटी की आप बात करते हैं, आंसर कीजिए बेटा, प्लानिंग टूल्स आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल सा याद रखो बस, ठीक है। ये हमारे एचएम के 20 क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं। अब आगे चलते हैं, अब टीजीटी पीएचडी वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में नॉट बी हेल्पफुल इन, शिक्षक के उद्देश्य डैश में सहायक नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, for selecting instructor material, designing learning experiences, understanding child development, preparing evaluation tool. Option number C will be the right answer of question number 21. Question number 22. Question number 22 is asking which one of the following is not a characteristic feature of assessment for learning। आ गया भाई, फिर से 4 आ गया, 4 मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट आ गया। इनमें से कौन सा नहीं होगा वो आपको बताना है। तो बेटा नॉन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी। इंप्रूवमेंट ओरिएंटेशन हो गया, रिस्पॉन्सिव टू ऑल लर्नर्स हो गया, अडेप्ट फॉर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन स्ट्रक्चर्ड सेल्फ एंड पीयर एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो चीज नहीं होगी जब भी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हो। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी मेथड की विशेषता, खोज विधि की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडिंग लिटिल ट्रेनिंग टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ। ये चीज नहीं आएगी, बाकी अगर आप पढ़ेंगे तो इसको ओड वन आउट भी कर देंगे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आंसर इसलिए बता रहा हूं, एक तो मेरा गला अलाउ नहीं कर रहा है मेरे को मेरी तबीयत फिर से बहुत ज्यादा खराब है, बट स्टिल बहुत हाई टाइम है ये आप लोगों के साथ आपको ये सब प्रोवाइड कराने का, इसलिए मैं लगा हुआ हूं। सो प्लीज मेरी आवाज के साथ थोड़ा सा कोप अप कर लेना, अजीब सी हो रही होगी अभी बहुत ज्यादा फटी फटी सी, बट प्लीज क्योंकि मेरे को आपको ये प्रोवाइड कराना है। क्वेश्चन नंबर 24, in which approach making means from own experiences, making means from own experiences is most important। इनमें से क्या होगा? 24 का आंसर करेंगे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस। ओन एक्सपीरियंस कहां पे गेन कर रहा है? कोई भी आप मीनिंग निकाल रहे हो, कोई भी आप किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करके कर रहे हो तो वो खुद के एक्सपीरियंस से तो कर रहे हो, खुद कंस्ट्रक्ट करके कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, What is the main weakness of learner centered approach? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की मेन वीकनेस यहां पे पूछी है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए और इसका आंसर होगा आपका स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज नॉट गिवन ड्यू टू रिकॉग्नाइजेशन। ओके, यहां पे लर्नर सेंटर्ड स्टूडेंट सेंटर्ड की बात की गई है, तो यहां पे इसकी मेन वीकनेस क्या है कि छात्रों के प्रदर्शन को उचित मान्यता नहीं दी जाती है। बच्चा खुद करके कुछ लाया है, नहीं जी, टीचर तो अपना ही सोचेगा कि नहीं जो मेरा तरीका है समझाने का है, जो मेरा तरीका है बताने का वो ज्यादा बेस्ट है ना। अगर आपने जो मैंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग में एक बड़ी अच्छी स्टोरी आप लोगों को बताई थी, जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग पढ़ाया था मैंने, तो उसमें वो बच्चा देखा था ना आपने कि खुद के जो उसके ओन थॉट्स हैं उसको टीचर जो है बार बार दबा रहा है और खुद की ड्राइंग बता रहा है कि नहीं ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। लास्ट में जाके क्या हुआ? बच्चा एक रोबोट बन गया। एक दूसरे स्कूल में गया, लेकिन वहां पे टीचर कह रही है जो आपका मन करता है वो बनाओ, लेकिन बच्चा क्या बना रहा है? बच्चा वही बना रहा है जो स्टार्टिंग में उसको सिखाया गया था।
तो बेटा उसके जो खुद की उसकी परफॉर्मेंस है उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है। लर्नर सेंटर्ड की ये मेन वीकनेस है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेडिंग इज प्रिफर्ड ओवर न्यूमेरिकल मार्क्स बिकॉज, ग्रेडिंग प्रिफर की जाती है न्यूमेरिकल मार्क्स में, क्यों की जाती है? भाई हम ग्रेड देने लगे, ए प्लस, बी प्लस, पहले क्या होता था 77 आए हैं जी, 63 आए हैं, तो इसको हटा के हमारा मेन फोकस ग्रेडिंग क्यों हो गया है, ये आपको यहां पे बताना है। इसका आंसर है बेटा, इट विल इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि एक बैरियर, यानी कि जिस बच्चे के 71 है और 78 है, उसको क्या करता है, एक कैटेगरी में डाल दिया बी में, है ना। मैं एक एग्जांपल के तौर पे, मतलब जो मुझे लगता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। इसमें क्या होगा कि 61 वाला बच्चा और 79 वाला बच्चा, 61 वाला बच्चा किसमें है, बी कैटेगरी में, और 79 वाला बी प्लस में, तो वो कह सकता है अरे एक नंबर ही तो ज्यादा, मतलब ये मेरी थिंकिंग है भाई, वो खराब भी हो सकती है जैसी भी है, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको इंप्रूव करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, द रोल ऑफ अ टीचर इन अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम इज टू बी। भाई ऑप्शन पढ़ लो एक बार फटाफट, मैं पढ़ूंगा तो मैं 60 क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, गले की हालत बैंड बच चुकी है मुझे लग रहा है। फटाफट ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप और उसके बाद आंसर कीजिए। अच्छा एक और काम कर सकते हैं आप, मैं तो फटाफट पढ़ा रहा हूं आपको, आप क्वेश्चन पढ़िए, जैसी जाते हैं स्टॉप कर लीजिए वीडियो को, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन में मिलने वाली है आपको। स्टॉप कीजिए, आंसर अपना आंसर दीजिए और उसके बाद देखिए आंसर क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेल्प स्टूडेंट्स बिकम मोर कैपेबल ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइस अमंग इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट ऑल्टरनेट्स। तेजी से महत्वपूर्ण विकल्पों के बीच बुद्धिमान विकल्प बनाने में छात्रों को अधिक सक्षम बनाने में मदद करता है। ठीक है जी, जब भी आप डेमोक्रेटिक क्लासरूम की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, इफेक्टिव लर्निंग कैन वेरी वेल बी इंश्योर्ड इफ, प्रभावशाली अधिगम सुनिश्चित किया जा सकता है यदि, देखिए पढ़िए ऑप्शंस फटाफट 28 के और आंसर कीजिए। इसका आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर ए, द स्टूडेंट्स आर गिवन इमीडिएट फीडबैक कंसीडरिंग द एक्यूरेसी ऑफ देयर लर्निंग। बाकी अगर आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, 3 सारे पढ़ेंगे ना, तो इसमें आप ऑड वन आउट कर देंगे, ठीक है ना, सिंपली ऑड वन आउट हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज आस्किंग, इन ऑर्डर to find solutions to emergent problems in school, what should be done by the concerned teacher। विद्यालय में आकस्मिक समस्याओं को समाधान खोजने के लिए संबंधित शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताओ भाई, इनमें से क्या करना चाहिए? जो एकदम से प्रॉब्लम आ गई है कोई, उसको कैसे सोल्व करेंगे एज अ टीचर आप बताओ? ये तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। आप क्या करेंगे? आप एक्शन रिसर्च कंडक्ट करेंगे, XYZ जो भी वहां पे प्रॉब्लम घटित हुई है इन द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर डीलिंग विद मल्टी लेवल सिचुएशन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुस्तरीय स्थिति से निपटने के लिए रणनीति का हिस्सा नहीं बनेगा? मल्टी लेवल सिचुएशन का हिस्सा जो है, इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजिकल पार्ट नहीं होगा, वो आपको बताना है। 30 का आंसर करें फटाफट बेटा। हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग बी मेड डिसरिगार्डिंग स्टूडेंट्स चॉइस, ये होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आरटी से आया हुआ है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट असेसमेंट ऑफ लर्निंग एज पर आरटी एक्ट 2009। देखिए आरटी एक्ट वैसे तो आपके यूनिट 5 में है, लेकिन यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात की गई है। ऑफ लर्निंग आ गया, ऑफ लर्निंग से आप समझ जाइए क्या है, ये समेटिव असेसमेंट की बात की जा रही है। इस ट्रू पूछा है, तो इनमें से क्या होगा? नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू पास एनी बोर्ड एग्जामिनेशन टिल कंप्लीशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है? फर्स्ट से लेके 8th क्लास, ओके, एज पर आरटी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, द मेन पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इज, रचनावादी दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आवाज जाती जा रही है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। स्टूडेंट एम्पावरमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। फटाफट कर देता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 33 इज, सिचुएशन इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच मे बी टर्म्ड एज, शिक्षक केंद्रित उपागम में स्थिति को क्या कहा जा सकता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, नॉट सिचुएशन स्पेसिफिक। सिंपल सी बात है,
भाई अगर आप टीचर सेंटर्ड जो है करना चाह रहे हो तो वो सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं है, इट शुड बी लर्नर सेंटर्ड ना, जो सीखने आया है उसको समझ आना चाहिए। टीचर सेंटर्ड से क्या ही आप करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपीरियंशियल टीएलएम। इनमें से अब अनुभवनात्मक टीएलएम कौन सा नहीं है? ये आपकी मूवीज होंगी, फील्ड ट्रिप्स होती है, डेमोस्ट्रेशंस होती है, एजुकेशनल टूर्स होते हैं, मूवीज नहीं दिखाएंगे आप, ठीक है ना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं होगी मूवीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है भाई विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग से आप सिंपल जाइए भाई एग्जाम्स वगैरह पे, सबमिटिव असेसमेंट पे, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? एनुअल एग्जामिनेशन बिल्कुल है जी, क्यों नहीं होगा, होगा। उसके बाद एडमिशन टेस्ट हो गए, बिल्कुल होगा। असेसमेंट ऑफ होमवर्क, असेसमेंट ऑफ होमवर्क फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन जहां गया सबमिटिव असेसमेंट हो गया वो, तो 35 का हो जाएगा सी। 36 पे आते हैं भाई। 36 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिट प्लान। यूनिट प्लान का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? लिस्ट ऑफ प्रॉपर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स, सब यूनिट्स आ गया तो सही बात है, यूनिट की बात कर ली उन्होंने। और लिस्ट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स टू बी यूज, सही बात है। लिस्ट ऑफ कोकुलर एक्टिविटीज नहीं, ये आता है आपका ईयरली प्लान में। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कोकुलर एक्टिविटीज इज नॉट अ पार्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉबी। निम्नलिखित में से कौन सी सह पाठ्यक्रम गतिविधि शौक के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? कोकुलर एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा, ये आपको बताना है 37 में। आंसर कीजिए। फोटोग्राफी होगा बिल्कुल, फैंसी ड्रेस, स्टैम्प कलेक्शन, एल्बम मेकिंग। हम कहेंगे जी फैंसी ड्रेस नहीं होना चाहिए जब आप कोकुलर एक्टिविटी की बात कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर करेक्ट अबाउट टीचिंग। टीचिंग के बारे में मोर करेक्ट पूछा है, करेक्ट सारे हो सकते हैं लेकिन बेस्ट कौन सा है टीचिंग के बारे में, वो आपको आंसर करना है। ऑप्शन नंबर 38, टीचिंग इज एन एक्टिविटी विच invariably requires a teacher. Teaching is a process of involving students in a classroom activity. देखो चीजें तो सारी ठीक बता रहे हैं, टीचर के बिना क्लासरूम एक्टिविटीज हो ही नहीं सकती है स्टूडेंट्स के साथ, तो टीचिंग तो जरूरी है ही। टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। अरे ये है भाई लर्निंग को प्रोड्यूस करने के लिए क्या आपको चाहिए? टीचिंग ही तो चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसे आप ओड वन आउट भी कर सकते हैं। देखो कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो एलिमिनेशन मेथड या ओड वन आउट को प्रूफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अ टीचर फाइंड्स दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु क्रिएट मिस्चीफ शी और ही शुड। एक शिक्षक को पता लगता है कि कुछ छात्र जो है वो शरारत कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? एज अ टीचर आप क्या करेंगे? तो 39 का आंसर कीजिए। आप वार्न करेंगे उन बच्चों को कि भैया वी आर वार्निंग यू दैट दे यू मस्ट स्टडी एल्स समवेयर एल्स, और हम प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर देंगे, हम आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे, उनको इग्नोर करेंगे, या गिव देम टास्क इन विच दे आर इंटरेस्टेड। ऑप्शन नंबर डी। आपने क्या किया? आपने आइडियलिस्टिक आंसर कर दिया है। उसको टास्क दे दो, जो बच्चा शैतान कर रहा है क्लास में उसको एक ऐसा टास्क दे दो। सबसे बेस्ट क्या होता है, उसको ना मॉनिटर बना दो, जो सबसे ज्यादा वो करता है कि तू देख अब कोई बात ना करे, या तू देख कोई शैतानी ना करे, है ना। तो उसको टास्क दे दिया आपने एक, तो वो नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 40, द बेस्ट रेमेडी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू लर्निंग इज। सीखने से संबंधित छात्रों की समस्याओं का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा, ये आपको बताना है। बेटा डायग्नोस्टिक टीचिंग, जब तक आप डायग्नोज नहीं करोगे, तो निदान नहीं करोगे, तो उपचार ही क्या दोगे उसको फिर, है ना। रेमेडी करोगे कैसे? तो डायग्नोस्टिक टीचिंग बहुत जरूरी है बच्चे के लर्निंग गैप्स को पहचानने में कि कहां कमी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 41, अ गुड स्कूल करिकुलम शुड एग्री विद। एक अच्छे स्कूली पाठ्यक्रम को इससे सहमत होना चाहिए, इनमें से किससे सहमत होना चाहिए? गोल्स, पर्पस एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। टेक्स्ट बुक नहीं, फिलॉसफी नहीं स्कूल की, या फिर टीचर्स की क्वालिफिकेशन नहीं। गोल क्या है, पर्पस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, किसका? स्टूडेंट का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये तो वैसे भी आंसर कर ही देंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर 42, इफेक्टिव लर्निंग इन अ क्लासरूम में बी इंश्योर्ड बाय व्हाट। कक्षा में प्रभावी शिक्षण डैश द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। 42 का आंसर करेंगे फटाफट। बाय प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक। अरे वाह यार, वेरी गुड, यही आ गया ना, है ना, यही आ गया। असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर दी पहले में ही, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रोवाइडिंग फुल फ्रीडम स्टूडेंट्स नहीं दे सकते। प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू लाइब्रेरी, ठीक है, अच्छी बात है, दीजिए आप फ्री एक्सेस लाइब्रेरी का बच्चों को, बढ़िया बात है, बच्चा जाए किताबों सीख रहा है, बट इमीडिएट फीडबैक से बेस्ट नहीं हो सकता।
प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट होमवर्क। एप्रोप्रिएट होमवर्क देखो कितना अच्छा वर्ड यूज किया है। प्रोवाइडिंग होमवर्क तो बिल्कुल गलत हो जाता, लेकिन एप्रोप्रिएट होमवर्क तो आप बच्चों को देंगे। बट इफेक्टिव लर्निंग इससे बेस्ट नहीं हो सकती है जब आप बच्चे के लर्निंग गैप्स जो हैं वो डायग्नोज कर पा रहे हैं, उसकी रेमेडी कर पा रहे हैं, और तुरंत इमीडिएट फीडबैक जो है बच्चे को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, सीसीई कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बाय नेचर इज, क्या है इनमें से सीसीई? फॉर्मेटिव है, सबमेटिव है, या दोनों है? आंसर कीजिए फटाफट 43 का आंसर। कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, गड़बड़ कर देंगे, फॉर्मेटिव लगा देंगे। इसका आंसर है दोनों। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको यहां बताना चाहूंगा, जहां बोथ वाला ऑप्शन आया ना, तो बेटा 60% आंसर होता है, वो 60 क्या 70%। तो उस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार दोबारा पढ़ना, बार बार पढ़ना, जहां बोथ वाला ऑप्शन आ गया। कई बार 70%, 80% तक आपको आंसर जो है वही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिप्स अ मेजर लिमिटेशन ऑफ स्कूल टाइम टेबल? निम्नलिखित में से कौन सा बयान स्कूल समय सारणी यानी कि स्कूल टाइम टेबल की एक प्रमुख सीमा को दर्शाता है? 44 का आंसर करें फटाफट, क्या होगा? मेजर लिमिटेशन पूछी है किसकी? स्कूल टाइम टेबल की। लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड कॉज इनकम्प्लीटेशन इन प्लान्ड एक्टिविटी, टाइम टेबल क्रिएट्स ऑब्स्टेकल इन कॉन्टिन्यूटी, टाइम टेबल इज अ थ्रेट टू फ्लेक्सिबिलिटी, या टाइम टेबल्स obstructs freedom for allocation of time as per children's interest। ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आप सारे पढ़ेंगे तो आप निकाल लेंगे इसका आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। भगवान थोड़ी और टाइम दे दे मेरे गले को। जैसा चल रहा है ऐसा ही दे दे, बिल्कुल बंद मत कर दियो यार। द मेन पर्पज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज टू, इनमें से अर्ली चाइल्डहुड ईसीसी स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना। जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी कह रही है कि 3 साल के बच्चे से स्टार्टिंग होगी लर्निंग। अभी 6 साल के बच्चे से होती है। 6 साल का बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में आता है ना। लेकिन ईसीसी जो है वो कहता है 3 साल का बच्चा लर्निंग, उसको अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग जो है प्रोवाइड कीजिए। तो इनमें से पूछा मेन पर्पज क्या है उसका, तो 45 का होगा बेटा टू इंप्रूव चिल्ड्रन सोशलाइजेशन एंड परसेप्चुअल एबिलिटीज एंड क्रिएट स्कूल रेडीनेस। स्कूल रेडी करना है बच्चे को, ठीक है ना। उसका सोशलाइजेशन जो है वो इंप्रूव करना है। कई बार बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है, वो नहीं घुल मिल पाता है, तो उसको स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा टाइम देके आप उसको स्कूल रेडी कीजिए। ये तो हमने एनईपी में बड़े अच्छे से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जो हमारे साथ हमारे कोर्स में बच्चे हैं तो ईसीसी वाले फॉर्मेट में पढ़ा था ना ये हमने, कि भैया स्कूल रेडी करना है फर्स्ट क्लास के लिए बच्चे को। ईसीसी का मेन पर्पज है। 46, विच वन इज नॉट अ फेज ऑफ स्किल लर्निंग? कौन सा कौशल अधिगम का चरण नहीं है इनमें से, स्किल लर्निंग का फेज नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है। 46 का आंसर हो जाएगा बेटा कंजक्शन, है ना, कंजक्टिविटी, संयोजक। बाकी कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और ऑटोनोमस जो है इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 इज पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव शाइनेस एंड हैविंग डिफिकल्टी इन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन आर सब्जेक्ट टू। बहुत ज्यादा शर्मीला है, अत्यधिक शर्मीलापन से पीड़ित है व्यक्ति, और जो पारस्परिक संबंध है उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इनमें से कौन सी थेरेपी जो है उसके लिए है, वो किस चीज से वो जूझ रहा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर होगा बेटा मुखर शिक्षा। असर्टिव लर्निंग जो है आप उसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और मेरा गला बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखते कितना चलता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 48 इज आस्किंग, वाइल इवेल्युएटिंग लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स वन शुड नोट, छात्रों के सीखने का मूल्यांकन करते समय किसी को नहीं करना, क्या नहीं करना चाहिए, ये देखना है आपको। टू मेक कंपैरिजन बिटवीन देम, कंपेयर नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। जब भी आप इवेल्युएट करते हो लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे है, एक बच्चा किसी एक कैटेगरी में अच्छा कर सकता है, कोई दूसरा अच्छा कर सकता है, तो कंपेयर मत कीजिए कभी भी। क्वेश्चन नंबर 49, वाइल मेकिंग ग्रुपिंग ड्यूरिंग मल्टी ग्रेड टीचिंग टीचर शुड नोट, क्या नहीं करना है बच्चे टीचर को जब वो मल्टी ग्रेड टीचिंग करा रहा है? तो बेटा इन्वॉल्व हरसेल्फ और हिमसेल्फ इन अ ग्रुप एक्टिविटी। टीचर इन्वॉल्व नहीं होगा, बच्चों के ही आप ग्रुप्स बनाएंगे और बच्चे ही जो है उसमें करके सीखेंगे। 4 से 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दीजिए, अलाउ कीजिए उन्हें टू मूव फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, कि बच्चा अपने ग्रुप भी चेंज कर सकता है। चेक स्टूडेंट्स इंटरेक्शन क्या क्या कर रहे हैं वो आप चेक कीजिए, बट डोंट इन्वॉल्व yourself in their groups. Question number 50, while one of the following tools is best, which one of the tool is best for
क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा। फिर से आ गया क्वेश्चन, ये घूम फिर के देख लो, क्या पता आपके क्वेश्चन में ही आ जाए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, वहां पे सर्वे था और यहां पे इसका आंसर होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 50 का क्वेश्चनर, ठीक है ना, प्रश्नावली जो है। तो इससे आप अब देखो अंदाजा लगा सकते हो, दो क्वेश्चन आपके आगे, क्वांटिटेटिव, अच्छा वो क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव है ये एनालाइज ऑफ डाटा, वो क्वालिटेटिव था। तो क्वालिटेटिव में सर्वे होगा, क्वांटिटेटिव में आपका क्वेश्चनर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है। लर्नर स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर, अरे भैया मेमोरी पावर की बात कर दी, रेक्टिफिकेशन की बात कर दी, ले भाई यही आंसर इसका। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात की है, इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बाकी तीनों आप पढ़ लेना, आप खुद जज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एप्रोप्रिएट फॉर सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, इनमें से सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के लिए एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सी है, ये आपको बताना है। एम्फेसाइज इज गिवन ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी चीज है भैया, तो बिल्कुल करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। लर्निंग इज अ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, बढ़िया बात है। टेक्स्ट बुक इज कंसिडर्ड एज अ मेन सोर्स ऑफ लर्निंग, कभी भी नहीं, नेवर एवर। स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्राई टू मेमोराइज द कंटेंट, ना जी, अच्छी बात है, हमेशा कंटेंट को मेमोराइज करने के लिए बच्चों को नहीं कहना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पूछा था सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के लिए आपको एप्रोप्रिएट चीज बतानी थी, तो ये ओड वन आउट से भी हो जाएगा क्वेश्चन। ये ऑप्शन नंबर डी, बी और ए एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। जब आप टेक्स्ट बुक की बात करते हो, टेक्स्ट बुक की बात करते हो तो सब्जेक्ट सेंटर्ड आ जाता है, बाकी सारे जो है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस देयर इज नो स्कोप फॉर डिबेट एंड डिस्कसिंग अमंग स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण में छात्रों के बीच बहस और चर्चा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भैया इसका तो आंसर सभी का टीचर सेंटर्ड अप्रोच की जब बात करेंगे। बाकी तीनों देखो, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात हो गई, तो तीनों तो एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है, टीचर सेंटर्ड दूसरा हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, द मेन पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इज, रचनावादी दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट। फिर से आ गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, ये कहीं हमने पहले भी पढ़ा है, और ये वाले क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं प्रिंसिपल वाले पेपर के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टूडेंट्स को एम्पावर करना है हमें, किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आ गई, इनमें से उसका कौन सा प्रोसेस नहीं है वो आपको यहां पे बताना है। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, ऑब्जर्वर मस्ट यूज ट्रायल एंड एरर अप्रोच फॉर रिहर्सल, ये नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। बेटा मैं अच्छे से कोशिश करता और बताने की, बट गला अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैं चाह रहा हूं ये 5 क्वेश्चन बचे हुए फटाफट बता दूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग को-करिकुलर एक्टिविटी इज नॉट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, इनमें से कौन सी कोकुलर एक्टिविटीज लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। वॉल एंड स्कूल मैगजीन, डिबेट, मॉर्निंग असेंबली या स्टोरी एंड एसे राइटिंग। एक बार ध्यान से पढ़ो पांचों और फिर आंसर करो, ठीक है। मॉर्निंग असेंबली विल बी द राइट आंसर जब भी आप लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। बाकी सारी चीजें आप बहुत अच्छे से लैंग्वेज डेवलपमेंट में करा सकते हो। बेटा आपने ना कैल लैब का नाम सुना होगा, शायद आपके भी स्कूलों में रही होगी। तो कैल लैब इज ऑल अबाउट लैंग्वेज लैब, है ना, इसको लैंग्वेज लैब बोला जाता है। तो इसमें आप स्कूल मैगजीन का बहुत ज्यादा योगदान रहता है, स्कूल की वॉल्स पे क्या लिखा जाना है, डिबेट्स रहती है इसमें, स्टोरी और ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन चलते रहते हैं। तो आप आउट वन आउट भी कर दो उसको, मॉर्निंग असेंबली। क्वेश्चन नंबर 57, विच एस्पेक्ट ऑफ लेसन प्लान इज नॉर्मली अलॉटेड लेस टाइम, इनमें से किसको सबसे लेस टाइम दिया जाता है जब आप लेसन प्लान की बात करते हैं। तो बेटा इसमें सबसे कम रिकैप्चुलेशन, यानी कि जो पुनरावृत्ति आप बच्चे को कराते हो वो थोड़ा सा ही तो पूछते हो, बहुत ज्यादा समय थोड़ी लेते हो लेसन प्लान में उसका। अगर आप लेसन प्लान बनाते हो तो बस आप एक टेस्ट करते हो कि हमने जो पहले पढ़ा था वो आपको कितना आता है, दैट्स इट। इंट्रोडक्शन अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, आपका असेसमेंट करने का तरीका अच्छा होता है, टाइम टेकिंग होते हैं, बट लीस्ट टाइम आप इन चारों में से रिकैप्चुलेशन को देंगे। क्वेश्चन नंबर 58, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस असेसमेंट एज लर्निंग, जहां पे स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, स्टूडेंट्स अपने आपस में सीख रहे हैं, फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट, एज लर्निंग स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखेंगे इज पॉसिबल। तो यहां पे किसमें हो सकती है ये आपको बताना है।
कोलैबोरेटिव लर्निंग विल बी द राइट आंसर। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स आ गए ना, स्टूडेंट्स खुद कर रहे हैं, टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टीचर दूर से देख रहा है बट टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, एज लर्निंग पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, सेम क्वेश्चन आ गया जी फिर से। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर यहां पे को प्लानर। ठीक है ना, यहां पे क्या आ गया? को प्लानर। हमारे वहां क्या था? को लर्नर। फैसिलिटेटर आंसर नहीं कर रहे हैं, ये पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, है ना। ट्रांस डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन, रोल ऑफ टीचर पूछा है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट कुड नॉट बी द रेशनल फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, आईसीटी? इनमें से कौन सा नहीं होगा, ये बताना है। एनहांसमेंट इन स्टूडेंट नॉलेज कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल यार, बिल्कुल एनहांस करता है, वृद्धि करता है बच्चे की नॉलेज में हो। सपोर्ट टू प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, बहुत अच्छी चीज है। इजी अवेलेबिलिटी, जनरेशन ऑफ हाई मोटिवेशन, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा इजी अवेलेबिलिटी। ठीक है, आईसीटी ऐसे ही कहीं भी आप जो है इजी अवेलेबल नहीं होता करनी पड़ती है। और भैया ये तीनों जो है एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो सी विल बी द राइट आंसर। ये 60 क्वेश्चंस हैं बेटा जो मैंने आपको कराए हैं हमारे एलडीसी एग्जाम से। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के तुरंत बाद आपको वहां पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। एंड सॉरी फॉर माई गला, आज मैं इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट यस, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल, अराउंड 40 मिनट्स में वी हैव डिस्कस्ड 60 क्वेश्चंस, और इतने बुरे भी हमने डिस्कस नहीं किए, जो एज पर द डिस्कशन होना चाहिए उतना ही रखा है। तो भैया 40 मिनट लिए हैं आपके सिर्फ, मुझे भी पता है आपका टाइम कितना कीमती है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट जो रहेगी यूनिट 3 रहेगी, और कोशिश करूंगा कि इस गले को आराम दिया जाए ताकि यूनिट 3 जो एक दिन बाद आपको कराने वाला हूं, यानी कि 16 तारीख को कराने वाला हूं, वो आपकी अच्छे से हो जाए। ठीक है जी, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, और यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और एक वीडियो जो है मैं डालूंगा या ये जब देख रहे होंगे आप, डल चुकी होगी वो, कि इस एक हफ्ते में आपको किस तरीके से अपने आप की तैयारी रखनी है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।